हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 50 क्वेश्चन के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। आप आगे देखिए। हैंड टूल और ग्राइंडिंग में से इन सारे क्वेश्चन को हमने लिया है। आप इस सारे क्वेश्चन को अंत तक देखिए। आप ये सारे क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन पेपर बनता है प्राय इस सभी क्वेश्चनों को ही सम्मिलित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फिटिंग शॉप में प्रयोग किए जाने वाले हैमर बनाया जाता है। ठीक है, तो फिटिंग शॉप में मतलब जो फिटर या फोर्जिंग शॉप में जो भी हैमर यूज होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, ये माइल्ड स्टील का भी ऑप्शन है, हाई कार्बन भी है, और कास्ट स्टील भी और टूल स्टील भी है। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छा जो हैमर बनता है वो कास्ट स्टील से बनता है। ठीक है, तो नंबर सी हो गया आपका कास्ट स्टील। नेक्स्ट देखिए, हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, होल के आकार और भार से, बी पेन के आकार तथा भार से, सी हैंडल के लंबाई के आधार पर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी, पेन मतलब जो आकार होता है उसके ऊपर वाला हिस्से जो होते हैं वो उसको पेन बोला जाता है। नीचे वाले को फेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पेन। तो ये पेन से उसकी पहचान होती है और इससे उसके आकार बन जाता है। ठीक है, और भार किस प्रकार के भार है, मान लीजिए कोई 250 ग्राम का है तो वो मार्किंग हैमर होगा, और यदि कोई 2.5 किलो का है तो स्लेज हैमर होगा। तो इस प्रकार से हम इसका सही जवाब इसको बी पे टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैलेट हैमर बने होते हैं। तो मैलेट हैमर, मैलेट मतलब क्या होता है, जो लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, आपने ठठेरा वाले के पास देखा होगा, वो बर्तन में कोई गड्ढे पड़ जाते हैं या कोई अनरेगुलर शेप बन जाता है तो उसको नीचे एक ठठेरा डाल के और ऊपर से मैलेट को मार के फिर इसका प्रयोग करते हैं, इससे शेप आ जाता है ना। तो इसमें कास्ट स्टील नहीं होगा मैलेट में, और लकड़ी जब है कठोर लकड़ी तो इसको आप सही माने। ठीक है, और नरम धातु का होता है तो उसे सॉफ्ट हैमर बोलते हैं, और हाई कार्बन का तो आप जानते हैं कि हाई कार्बन का हैमर बहुत ही मजबूत हैमर होगा। अब हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं। मार्किंग हेतु उपयोग में लाए जाने वाले हैमर का वजन होता है। तो मार्किंग के लिए कितना होगा, 250 ग्राम। ठीक है, और यदि मान लीजिए ज़्यादा है 750 ग्राम तक के चिपिंग के लिए यूज करते हैं, और फिर उससे भी बड़ा हैमर जो भारी हैमर होता है ना, तो उसका प्रयोग हम स्लेज हैमर या घन के रूप में बड़े बड़े किसी खदान को खोदने के लिए या बड़े बड़े स्ट्रक्चर वर्क में इसका प्रयोग, या फोर्जिंग शॉप में स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रॉ हाइट हैमर के सिरे पे लगा होता है। तो देखो दोस्तों, ये जो हैमर होता है इसके बीच वाला जो चिक वाला हिस्सा है ये स्लिप खोखला आकार के होते हैं, और ये स्टील का बना होता है। ये लकड़ी का हैंडल हो गया। ठीक है, और इसके जो बीच वाला हिस्सा स्लिप खोखला है, तो उसके अंदर क्या डालेंगे हम, चमड़े को रोल करके फिर इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये हैवी थिकनेस वाला लेदर होता है। तो इसका प्रयोग हम किसी असेंबली में या ऐसा पार्ट्स जिसको असेंबल भी करना है और उसके सतह में कोई खरोच नहीं आना चाहिए, वहाँ उन जगह में इसका प्रयोग करते हैं। इंडस्ट्रियल यूज में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 6, कील निकालने के लिए कौन सा हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह बॉल पेन हैमर से तो ठोकने के लिए या कील को लगाते समय प्रयोग करेंगे, लेकिन जब उसे निकालना है तो क्रॉस पेन भी यूज नहीं होगा, और पिंसर, चूँकि पिंसर एक कील निकालने का ही औजार है, पर पिंसर एक प्रकार के प्लायर जैसा होता है, कटिंग प्लायर जैसा होता है ना, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे हम पिंसर तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हैमर के बारे में पूछा है। तो हम क्या लगाएंगे, क्ला हैमर। क्ला हैमर कैसा होता है, ये हैमर के आकार का तो होता है, नीचे से हमारे यहाँ हैमर होगा, लेकिन इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये
नोच वाला होता है, इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे आप कील को फंसाएंगे। आप बढ़ाई के काम में या घर और या दीवार में से कील निकालने के लिए आपने देखा होगा इस प्रकार के हैमर का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रिवेटिंग के लिए साधारणतः किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, रिवेट का एक हेड इस टाइप से बना हुआ होता है, ठीक है, और दूसरा हेड मान लीजिए ऐसा हो गया। तो आपने दो मेटल पार्ट्स को इसमें रख दिया, आपने दो पार्ट्स को इस टाइप से रख दिया। तो आपने दो प्लेट को यहाँ रखा, आपने T1 और T2 दो प्लेट को रख दिया। अब नीचे जो आकार होगा ना, अब इसको आप घुमा दीजिए। घुमाने के बाद क्या होगा, दोनों साइड से यहाँ पे सपोर्ट देते हैं, डॉली और स्नेप सपोर्ट देने के बाद ये जो हेड है, ये हेड में आप यदि फ्लैट हैमर से मारेंगे ना तो ये मुड़ेगा नहीं, है ना। तो बॉल पेन हैमर से जब आप इसके ऊपर मारते हैं ना, तो ये इस टाइप से मुड़ मुड़ के दोनों साइड फैल जाता है, ठीक है। फैलने से क्या होता है कि मशरूम टाइप के हेड बन जाता है यहाँ पे। तो एक आकार बन गया। उसके बाद फिर आप डॉली या रिवेट सेट को रख के फिर आप मारेंगे तो पूरी तरह से हेड बन जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रिवेटिंग के लिए साधारणतः कौन सा हैमर का प्रयोग करेंगे। तो आप इसका सही जवाब लिखेंगे बॉल पेन हैमर, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, बॉल पेन हैमर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करते समय सही चोट मारने के लिए हैमर को पकड़ना चाहिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए आप कार्य कर रहे हैं, ये आपका हैमर है, तो आप हैंडल को पकड़ेंगे, ये हैमर है आपका, ठीक है, ये हैमर बन गया, ये आई होल। तो हैमर को पकड़ेंगे, तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आप पकड़े तो बहुत सही होगा। क्या आप नज़दीक पकड़ेंगे, क्या आप बीच में पकड़ेंगे, या एकदम लास्ट में पकड़ेंगे, या लास्ट से थोड़ा सा छोड़ के पकड़ेंगे। तो आप देखिए कैसे पकड़ा जाना चाहिए, इस टाइप से पकड़ना चाहिए। ये क्या हुआ, पीछे से हमने थोड़ा सा छोड़ा। कितना छोड़ा दोस्तों, तो यहाँ आपको हैंडल के अंतिम छोर से, ये हैंडल है, इसके अंतिम छोर से 15 से 25 मिलीमीटर छोड़कर, कितना, 15 से 25। तो जब आप पीछे से थोड़ा सा छोड़ देंगे तो आपको बहुत ही सही स्ट्रोक या चोट लगाने के लिए आपको बहुत सही स्थिति बनेगी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा और आपका सही आंसर जो है वो सी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। हैमर के हैंडल को नज़दीक पकड़ने को क्या कहते हैं। मतलब ये हैमर है, मान लीजिए ये हैमर है, और हैमर के आपने तो 15 से 25 mm छोड़ के पकड़ा था, तो आपने सही पकड़ा था। लेकिन यदि आपने नज़दीक पकड़ लिया तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए आप कि हैमर के हैंडल को नज़दीक से किस ओर, पोस्ट के ओर, तो इसे हम जोकिंग कहेंगे, या चॉकिंग कहेंगे, या जोखिम कहेंगे, या हैंडलिंग कहेंगे दोस्तों। तो इसे हम क्या कहेंगे, चॉकिंग, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा, ना कि आप जोखिम डाल दें इसे। तो इसका सही जवाब जो होगा वो चॉकिंग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। हैमर के फेस का हार्डनेस होती है। हैमर के जो हार्डनेस होते हैं उसे हम किससे चेक करते हैं, तो HRC। इससे पहले वाला जो वीडियो है हमारा रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर मशीन, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से टेस्टिंग कैसे करते हैं और टूल के टेस्टिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हमने बताया है। आप उस वीडियो को भी देखिए। तो देखिए यहाँ पे आप 49 to 56 HRC का मतलब होता है हार्डनेस ऑफ रॉकवेल, और उसमें दो प्रकार के जो स्केल है, C स्केल और B। तो यहाँ हम C स्केल का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे HRC हो गया। तो फिर से आप सुन लीजिए क्या होता है, हार्डनेस ऑफ रॉकवेल C स्केल, ठीक है। तो 49 से 56 हो गया, ये 60 से 64 हो गया, 49 से 52 हो गया, और 42 से 48 HRC हो गया। तो दोस्तों इसके लिए जो आपका एकदम सटीक और सही अनुमान वाला आंसर होगा वो होगा 49 से 56 HRC, 49 to 56 HRC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैमर का वह भाग जिसे हार्ड नहीं किया जाता है।
तो हैमर का वह भाग जिसे हम हार्ड नहीं करते हैं या कोई भी नहीं करता, वो कौन सा भाग है? तो पेन है? नहीं, क्योंकि पेन और फेस को तो हार्ड करते हैं। आई होल, तो आई होल जो है उस एरिया को पोस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट वाला एरिया है उससे हम हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब भी हम कोई स्टॉक या चोट लगाते हैं तो उससे सॉफ्ट वाले एरिया में झटके को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो एक अच्छा हैमर का लक्षण होता है कि बीच वाले हिस्से को सॉफ्ट रखें। चलिए, आई होल हो ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, हैमर का वह भाग जिसे हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया मैंने, फेस को हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। पोस्ट या चिक, तो पोस्ट या चिक को तो नहीं करते हैं, ये जस्ट अभी मैंने बताया। तो फेस को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। आई होल, तो आई होल और पोस्ट चिक एक ही स्थान है, तो इसमें से सही जवाब जो होगा वो फेस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कारपेंटर कार्य में कौन से हैमर का प्रयोग किया जाता है? कारपेंटर लोग कौन सा यूज करते हैं? बॉल पेन हैमर नहीं करते, क्रॉस पेन हैमर ये भी नहीं करते, बहुत कम करते हैं। क्लॉ हैमर, इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे कील भी निकाल सकते हैं, आप इससे कील लगा भी सकते हैं, या कोई भी तरह तरह के काम भी आप कर सकते हैं। आकार मैंने अभी आपको चित्र के माध्यम से दिखाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। साधारण कार्य के लिए प्रयोग किया जाने वाले हैमर के हैंडल का साइज होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो हैमर के हैंडल आप लगा रहे हैं वो उसकी लंबाई कितनी होती है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में कई बार ये आ चुका है। तो इसका जो सबसे सही जवाब जो है वो देखिए, 15 से 20 सेंटीमीटर मतलब 200 mm, तो ये नहीं होगा। 250 से लेके 320, ठीक है, और 350 से 450 और 600 से 900। तो यहाँ पे आपको सबसे जो सटीक आंसर होगा वो 250 से 320 सेंटीमीटर। तो ये कितना होता है लगभग? दोस्तों, आपके पास जो स्टील रूल या स्केल होता है वो आपने देखा होगा कितने लंबाई में होते हैं, तो लगभग उतने लंबाई में ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखिए, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, भारी कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्लेज हैमर के हैंडल के साइज होता है। दोस्तों, ये छोटा वाला 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक साधारण काम के लिए जो हैमर यूज करते हैं हम, 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम के हैमर के बारे में बात किया गया है, या 1 किलो तक के हैमर का प्रयोग के लिए बात किया गया था। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन 15 नंबर जो क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम स्लेज हैमर मतलब कि घन के बारे में बात कर रहे हैं। तो घन के जो हैंडल होते हैं वो उससे लंबा होना ही चाहिए, क्योंकि ये आप खड़े होके और 2 हाथ से चलाते हैं। आपने कभी इसका प्रयोग किया होगा, तो इसलिए इसका प्रयोग जो है वो भारी काम के लिए करेंगे। 60 से 90 सेंटीमीटर मतलब कि 9 mm तक के लगभग इसकी लंबाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। स्लेज हैमर का भार लगभग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक क्वेश्चन है। 1 kg से 2 kg, 2 kg से 10 kg, 10 से 20 या कोई अन्य। तो दोस्तों, यहाँ 1 से 2 kg तो आप साधारण यूज के लिए करते हैं, जैसे आपको चिपिंग करना है तो इसका यूज करेंगे। लेकिन आपको 2 से 10 kg का जो है ना, लगभग 6 पाउंड से लेकर 20 पाउंड तक के जो 20 पाउंड तक के जो हैमर होता है उसे हम स्लेज हैमर कहते हैं, और इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। पाउंड के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया है। तो 1 पाउंड बराबर से होता है 453 ग्राम या 0.453 kg। ठीक है, तो लगभग 10 kg के आसपास ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वाइस का जॉस प्लेट किस धातु से बनाया जाता है? जॉस प्लेट के बारे में बोला है, ना कि जॉस के बारे में पूछा है। तो इसके जो जबड़े होते हैं वाइस के, आपको पता होगा कि इस टाइप से इसके जबड़े होते हैं, इसके दोनों साइड जबड़े होते हैं इस टाइप से, है ना। तो ये जॉस प्लेट जो बनते हैं वो टूल स्टील के बनते हैं। ठीक है, किसके बनते हैं? टूल स्टील के। तो वाइस के जॉस प्लेट किसके बनते हैं? टूल स्टील के। तो ये आपने टूल स्टील को लगाया और आपने पाया 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बेंच वाइस का साइज लिया जाता है। दोस्तों, ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन
ना ना जानने पर तो बहुत मुश्किल ही होगा। तो बेंच वाइस का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो आपने बेंच वाइस देखा होगा, बेंच के ऊपर लगा रहता है। तो इसके जो जॉस होते हैं, जबड़े, ये जो जबड़े होते हैं इसके, उससे इसका साइज लिया जाता है। जैसे आप देखेंगे 6 इंच का भी होता है ना, ये 150 mm, या उससे छोटा भी होता है, 100 mm में भी पाया जाता है। तो उसके जबड़े के जितने भी चौड़ाई होते हैं उससे उसके साइज को लिया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, तो इसमें आपने कौन सा सही लगाया? जॉस की मोटाई नहीं, जॉस की लंबाई नहीं, जॉस की चौड़ाई, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। बेंच वाइस में स्पिंडल के साथ बॉक्स नट लगा होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप? बेंच वाइस में स्पिंडल, स्पिंडल को घुमाने से जो जॉस आगे पीछे होता है उसके अंदर एक बॉक्स नट होता है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा एक क्वेश्चन है जो आपको प्राय एग्जाम में मिलेगा। तो उसके अंदर ये जबड़ा आगे पीछे क्यों हो जाती है? क्योंकि नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो उसके अंदर जो नट होता है उसको ना बॉक्स नट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो बॉक्स नट्स किस धातु के बने होते हैं? तो यहाँ देखिए, कास्ट आयरन, गन मेटल, फास्फोरस, ब्रोंज और उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि इनमें जितने भी मेटल आपको दिख रहा है वो सभी मेटल का बना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गन मेटल का बनता है। ठीक है। ये इस गन मेटल के बाद फास्फोरस, ब्रोंज और कास्ट आयरन का भी बनता है। या यदि कांसा भी होगा तो कांसा का भी बन जाता है। तो उपरोक्त सभी जब इसमें दिया गया है तो आप सही किस में लगाएंगे? उपरोक्त सभी में। गन मेटल मैंने इसलिए टिक लगाया था कि मैंने बोला था कि मैक्सिमम इसका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बेंच वाइस को बेंच के ऊपर फिट करते हैं, बेंच वाइस की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? बहुत सारे लोग ITI भी कर लेते हैं, अप्रेंटिस भी कर लेते हैं और कभी कभी तो नौकरी तक की भी पा लेते हैं, लेकिन बेंच वाइस की हाइट नहीं पता होता है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कारीगर की कोहनी की ऊंचाई के बराबर आपको दिख रहा है, ये तो एक थंब रूल वाला सिस्टम है कि भाई कोई कारीगर है तो उसके कोहनी की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये सही भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 फीट का होगा, यदि उसके लिए 42 इंच का एक कोई वाइस लगा दिया जाए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। और 42 इंच मतलब होता है 3 फीट और 6 इंच, मतलब 3.5 फीट। तो किसी 4 फीट के इंसान के लिए आप 3.5 फीट का वाइस लगाएंगे तो काम कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। और इस 42 इंच को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 106 सेंटीमीटर भी होता है। और उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तो आपको किसके साथ जाना चाहिए? उपरोक्त सभी के साथ ही जाना चाहिए। अब एक इसमें ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसमें उपरोक्त सभी नहीं दिया है और इसमें आपको बोलता है कि इनमें से सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है। तो आपको कारीगर की कोहनी की ऊंचाई के बराबर लगाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे सटीक हो रहा है। 42 इंच मायने रखता है लेकिन सबके लिए नहीं रखता दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिन वाइस का साइज लिया जाता है। तो दोस्तों पिन वाइस क्या क्या है? पिन वाइस का प्रयोग किसी भी छोटे छोटे, जैसे घड़ी की पिन हो गया या कोई छोटे छोटे कील जैसे सिलिंड्रिकल चीज़ों को पकड़ना है तो उन जगह में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका साइज बोला है कि साइज कैसे लेते हैं। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि वाइस जो होता है उसका साइज हमने उसके जॉस की चौड़ाई से लेते हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई की बात नहीं है, यहाँ पे वो कितना डाया या कितने व्यास की जॉब को पकड़ सकता है तो उससे ले जाते हैं। तो देखिए जॉस की चौड़ाई भी ऑप्शन में है, पर आप इसके साथ नहीं जाना, और वाइस के व्यास के साथ भी मत जाना, क्योंकि वाइस का व्यास से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कौन सा है? अधिकतम पकड़ने की क्षमता से। ये पिन वाइस कैसे होता है जानते हैं आप? जैसे लेथ मशीन के स्पेंडल में जो जॉस लगे होते हैं, जबड़ा, जिसको हम चक बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम उसको आपने त्रिज्या चक देखा होगा, त्रिज्या चक को जैसे ही एक की से घुमाते हैं तो उसके तीनों जबड़े साथ में चलते हैं। पिन वाइस भी ऐसे होता है, इसमें 3 जबड़ा वाला एक वाइस है, जिसको आप उल्टा घुमाते हैं तो उसके जबड़ा तीनों इस टाइप से खुलता है। ठीक है। और जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसके जबड़ा तीनों आपस में बंद होते हैं। तो जितने व्यास की जॉब पकड़ सकते हो वो उसका सही आंसर होता है। ठीक है। तो इसमें आप सही लगाएंगे ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर।
बेंच वाइज के स्पिंडल पर कटी होती है। ये क्वेश्चन को आप थोड़ा एक बार अच्छे से देख लीजिए। वी थ्रेड बेंच वाइज के स्पिंडल है ना, तो ये स्पिंडल है जिसमें हैंडल लगा होता है उसको स्पिंडल बोलते हैं। इस टाइप से मान लीजिए दोस्तों। अब क्या वी थ्रेड, तो ये वी थ्रेड नहीं होता है क्योंकि ये है ना एक आपको ट्रांसमिशन करना है, फोर्स को ट्रांसमिट करना है, तो आप वी थ्रेड का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, बट्रेस थ्रेड। तो ध्यान देना क्या है आपको, जब आपको स्क्वायर थ्रेड और एक्मे थ्रेड दोनों दिखे तो आप इसमें लगाए स्क्वायर थ्रेड में। जब आपको एक्मे थ्रेड नहीं है तो स्क्वायर थ्रेड लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए वी थ्रेड है और यहाँ पे बट्रेस थ्रेड है, एक्मे थ्रेड है और एक कोई और थ्रेड्स दे दिया है, तब आपको एक्मे थ्रेड में लगाना है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक्मे थ्रेड क्यों? दोस्तों एक्मे थ्रेड जो है वो एक मॉडिफाइड थ्रेड है। कैसे मॉडिफाइड? ये स्क्वायर थ्रेड है। अब एक्मे थ्रेड जो है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ये 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री में, उसको क्या कर दिया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया, आगे जाके ये जो थ्रेड है इसको ऐसा थोड़ा मोड़ दिया है इधर से, और जब इसको दो आप आपस में मिलाते हैं ना तो ये बनता है 29 डिग्री। ठीक है, देखिए ऐसा थोड़ा रेडियस में ऐसा कर दिया ऐसा, तो ये वो इसका क्रेस्ट भी किया तो रूट में भी हुआ है ना 29 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया है कि ये कभी भी स्क्वायर थ्रेड में क्या होता है कि ये कभी कभी फंस जाता है बॉक्स नेट के साथ, और एक फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो है ये सुधरा हुआ रूप है स्क्वायर थ्रेड का, ये कम फंसती है, आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, यूजुअली मूवमेंट होता है इसमें। और इसके सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आप बॉल बेरिंग थ्रेड भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि एक्मे थ्रेड तो है, इसमें आप जो बॉक्स नेट की जगह आप एक प्रकार के बॉल वाले छर्रे लगे हुए एक नट मिलते हैं, उसमें आप चढ़ा दो तो आप बिल्कुल, आप जहाँ पे आपको मान लीजिए 1 kg फोर्स लगाना पड़ता था वहाँ आपको 50 ग्राम फोर्स में काम चल जाएगा। इतने ईजी मूवमेंट होता है। ठीक है, आजकल सारे CNC मशीनों में इस प्रकार के थ्रेड होने लगे हैं, और आजकल के जो वाइस आ रहे हैं उसमें भी इस प्रकार के एक्मे थ्रेड आने लगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि आपको करना क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस वाइस को फर्श के क्षैतिज किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। ये जो क्षैतिज दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि इसको हम हॉरिजॉन्टली, इसको हम किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। तो एक होता है स्विवल बेस और एक होता है यूनिवर्सल, जिसको हम क्षैतिज किसी भी कोण पर हम, जैसे मान लीजिए ये है, इसको हम ऐसा घुमा सकते हैं किसी भी एंगल में, हम किसी भी 360 में घुमा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको स्विवल बेस लगाना है। और यदि मान लीजिए कहीं आप उसको घुमा भी सकते हैं और किसी विशेष एंगल में उसे झुका भी सकते हैं, तो वहाँ आपको यूनिवर्सल लगाना है। तो आप क्या लगाएंगे इसमें? स्विवल बेस लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। इस वाइस को फर्श के क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टली किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं तथा टेपर में झुकाया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको सिर्फ जहाँ पे आप क्षैतिज में एंगल बना सकते हैं वहाँ तो आप स्विवल बेस लगा दिया। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि घुमाने के साथ साथ आप झुका भी सकते हैं, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल वाइस का प्रयोग करेंगे। यूनिवर्सल वाइस का खासियत होता है कि इसे हम 90 डिग्री में झुका भी सकते हैं दाएं बाएं। ठीक है, और इसका प्रयोग करके हम टेपर होल वगैरह भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25, तो यहाँ क्या लगाएंगे आप दोस्तों? यूनिवर्सल वाइस। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लेग वाइस की बॉडी बनाई जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए माइल्ड स्टील भी है, रॉट आयरन भी है, ए और बी दोनों। ठीक है, ग्रे कास्टन, हाई कार्बन स्टील और कास्ट स्टील। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए एक माइल्ड स्टील अलग है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी में रॉट आयरन है, और ठीक है, तो फिर सी हाई कार्बन स्टील रहेगा। तो चौथा नंबर जो रहेगा ना वो माइल्ड स्टील और रॉट आयरन दोनों, तो ए और बी दोनों रहेगा, क्योंकि ये दोनों का ही बनता है। और यदि इन दोनों में से आदि आपको एक ही लगाना है, मान लीजिए
ए में माइल्ड स्टील है, बी में रॉट आयरन है, सी में ग्रे कास्ट आयरन है और डी में हाई कार्बन स्टील है। तो आपको जब इस कंडीशन में एक में लगाना है तो आप रॉट आयरन के साथ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऑप्शन नंबर ए पे आप सही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, टूल मेकर्स वाइस के जॉस बने होते हैं। तो टूल मेकर वाइस के बारे में आपको क्या जानकारी है? जो टूल बनाते हैं, जो गेज बनाते हैं, ठीक है, उसके जॉस, तो उसके जॉस में कोई दांते नहीं कटे होते हैं, ठीक है। तो उसके जो जबड़े होते हैं, आपने आमतौर पे देखे होंगे जबड़े पे ऐसे इस टाइप से जॉस में इस टाइप से दांते कटे होते हैं, लेकिन ये जो है ये प्लेन होता है, क्योंकि ये फिनिश किया हुआ जॉब को पकड़ते हैं, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ये होगा। स्पेशल डिजाइन के, तो स्पेशल डिजाइन तो होता है ये, लेकिन इसके मेन जो पर्पस है, सही बात जो है वो है प्लेन, ठीक है। नर्लिंग किया हुआ तो नहीं होता है, बी आकार के नहीं होता है, तो ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, हैंड वाइस का साइज लिया जाता है। तो दोस्तों हैंड वाइस आपने देखा होगा, इस टाइप से होता है हैंड वाइस, इस टाइप से यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा रहता है अंदर, और यहाँ पे एक बिंग नट होता है इस टाइप से, ये स्टड है, स्क्रू है। और आपने चाबी मेकर, की मेकर वाले को देखा होगा, ये छोटे छोटे काम करने वाले जो प्लम्बर लोग होते हैं, जो घर घर में जाके काम करते हैं, उनके पास छोटे से एक वाइस होते हैं, हैंड वाइस, इसको लेके चले जाते हैं वो। खास करके चाबी बनाने वाले के पास तो अक्सर पाया जाता है ये। यहाँ पे आप चाबी लगा दिया और हाथ से इसको टाइट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन और भी बनता है कि ऐसा कौन सा वाइस है जिसमें विंग नट लगा होता है, तो आपको हैंड वाइस। तो इसका साइज कहाँ से लेते हैं? तो ये दोस्तों ये जबड़ा है ये, और इसके साइज यहाँ से लेकर इसके पिवट पिन, यहाँ जो एक पिन लगा हुआ है जो कि दोनों जबड़े को जॉस को जोड़ा है, उसको पिवट पिन बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका साइज दिया जाता है, ठीक है। जॉ प्लेट की ऊंचाई से रिवेट के सेंटर से जबड़े तक सीधी रेखा, रिवेट के अंतिम सिरे से जबड़े के सीधी रेखा, या कोई अन्य। तो मैंने आपको बोला था कि रिवेट के सेंटर से जबड़े तक के सीधी रेखा, ठीक है ना, ये इस टाइप से बना हुआ था, और यहाँ से आपको यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पाइप वाइस के जबड़ा वी ग्रुप में बना होता है। पाइप वाइस आपने देखा ही होगा, पाइप को पकड़ने के लिए रहता है ये, इसके दोनों जबड़े जो रहते हैं ये इस टाइप से रहते हैं, है ना। या आप ऐसे देखिए, ये एक जबड़ा ऊपर से, एक जबड़ा इसके नीचे रहते हैं इस टाइप से, और ये ऊपर नीचे होता है ये जबड़ा, और इसके बीच में पाइप आ जाता है। तो कैसा है ये? बी ग्रुप में बना होता है। और इसके कोण कैसे होते हैं? तो ये 90 डिग्री में होता है। कितना डिग्री में? ठीक है। मशीन वाइज की बॉडी बना होता है माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन या टूल स्टील। तो मशीन वाइज का बॉडी कास्ट आयरन का बना होता है। कारपेंटर वाइज के स्पिंडल में कौन सा थ्रेड कटा होता है? एक्मी थ्रेड, बीए थ्रेड, नकल थ्रेड या बट्रेस थ्रेड। तो इसमें एक तरफा लोड के लिए इसका प्रयोग करते हैं कारपेंटर लोग, तो उसमें जो एक वन साइड लोड डालने के लिए बट्रेस थ्रेड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पिन वाइज की धातु होती है। तो पिन वाइज कौन सी धातु की बनी होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और ज़्यादातर लोग कास्ट आयरन लगा के आ जाते हैं, सोचते हैं कि वाइस मतलब सभी एक ही मेटल का बना होता है। ऐसा नहीं दोस्तों, ये स्टील का बना होता है। ठीक है, तो आप इसको 31 का ए लगाएंगे। 32, किस वाइस में आधा गाइड नट लगा होता है? हाफ गाइड नट। तो देखिए दोस्तों, हाफ आपको यदि कोई वाइस को जल्दी खोलना और कसना है तो उसमें हाफ नट मैकेनिज्म होता है। और यहाँ पे आपको ऐसा कौन सा वाइस दिख रहा है जो जल्दी खोलने और कसने के लिए प्रयोग करते हैं? तो निश्चित तौर पे आप स्विवल बेस के साथ नहीं जाएंगे, यूनिवर्सल के साथ भी नहीं जाएंगे, लेग वाइस के साथ भी नहीं जाएंगे,
क्विक रिलीज बेंच वाइज। इसका क्या खासियत होता है, आपको जॉब बड़ा लगाना है तो आप एक उसमें एक लीवर लगा होता है साइड लेफ्ट साइड में। जैसे लीवर को आप ओपन करेंगे तो उसके लीड स्क्रू से बॉक्स नट अलग हो जाएगा, जैसे हाफ नट मैकेनिज्म लेथ मशीन में होता है ना, उस टाइप से। जॉब को रखेंगे और जॉब के साथ दोनों जबड़े को जैसे टच होता है आप लीवर को लॉक कर दीजिए और फिर हैंडल को टाइट कर दीजिए। ऐसे ही आपको पतले जॉब लगाना है तो आप लीवर को ओपन करिए, पतले जॉब को रखिए, जॉस को धक्का मारिए, टाइट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 33। एक 100 मिलीमीटर सी क्लैम्प के द्वारा अधिकतम किस साइज का जॉब को बांधा जा सकता है। ये भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ऐसा कोई भी बात नहीं है। एक सी क्लैम्प है इस टाइप से, तो इसका साइज कहाँ से लेते हैं, जितना साइज का जॉब को पकड़ा जा सकता है। तो एक 100 मिलीमीटर का यदि सी क्लैम्प होगा तो एक 100 मिलीमीटर के जॉब को बांधा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 100। बड़े ड्रिल से ड्रिलिंग करते समय मशीन की गति होनी चाहिए। दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है। जब ड्रिल आप बड़ा यूज करते हैं तो स्पेंडल की गति जो है वो कम होना चाहिए, और जब छोटा यूज करते हैं तो आप उस गति को अधिक करेंगे। तो आप इसको सही क्या किसे लगाएंगे, कम। क्वेश्चन समझ गए आप लोग, या एक बार और समझ लीजिए। बड़े ड्रिल जब व्यास ज़्यादा होता है तो ड्रिल का आरपीएम कम होता है, व्यास कम होता है तो आरपीएम ज़्यादा होता है। इसके ऑपोजिट यदि स्पीड आपने ज़्यादा रखा तो फिट कम रखेंगे, और स्पीड को कम रखा तब आप फिट को अधिक रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। एल्यूमिनियम की जॉब में ड्रिलिंग करते समय कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है सोलुबल ऑयल, लार्ड ऑयल, कैरोसिन या कंप्रेस्ड ऑयल। तो ये एक इंटरनेशनल क्वेश्चन है, इसमें कैरोसिन तेल का प्रयोग करते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड नट या बोल्ट के लिए रेंज साइज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है। तो यह किसी स्टैंडर्ड नट या बोल्ट के ऊपर अब जब रेंच लगाते हैं, स्पैनर लगाते हैं, तो उसको कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो बना के डाला है। आप हमारे चैनल में जाके उसे देखिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, और इसका जो सही जवाब होगा वो इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 देखिए। मेट्रिक साइज नट या बोल्ट हेतु स्पैनर की साइज का गणना। ठीक है दोस्तों, तो आपने अभी 36वां क्वेश्चन जो देखे थे उसमें 1 इंच के स्पैनर निकालने का फॉर्मूला बताया गया था। क्योंकि हम यहाँ पे अब mm के बारे में बात कर रहे हैं, तो mm का फॉर्मूला होता है जॉइंट साइज इक्वल टू थ्रेड का साइज या थ्रेड का मेजर डायमीटर इंटू 1.5, ठीक है, +1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पैनर साइज, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ सिर्फ करना क्या है, डी करना है, इंटू 1.5 करना है, तो आपका साइज आ जाएगा। प्लस आप 1 कर सकते हो तो आपको सही मिलेगा। कैसे, मान लीजिए किसी स्पैनर का साइज 12 है, आपको कितने का स्पैनर, किसी बोल्ट का डाया व्यास 12 है, तो डी कितना हो गया, 12। तो 12 का 1.5 गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 18 या 19। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप यदि 12 का बोल्ट को खोलना चाह रहे हैं तो आपको स्पैनर जो लेना है वो 18 या 19 लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। तो 37 का तो ये सही हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 38, फटाफट 38 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 12 मिलीमीटर स्पैनर के लिए उपयुक्त साइज क्या है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन आने से पहले मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे करना है। तो आपको आपका आंसर जो आया था 18 या 19 आया था। यहाँ पे आप देखिए 12 मिलीमीटर के लिए 12 मिलीमीटर नहीं हो सकता, 17 भी नहीं हो सकता, 19 हो सकता है, 22 नहीं हो सकता, है ना। तो 18 19 हो सकता है, तो यहाँ 18 नहीं है तो 19 है, तो 19 भी सही है। तो आप समझ गए कि ये बहुत ईजी है। मोटरसाइकिल के स्पार्क प्लग को खोलने व कसने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पैनर। तो दोस्तों यहाँ पे सेट स्पैनर से नहीं खोल सकते, क्यों, क्योंकि वो बहुत गहराई में होता है। ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर ये पाइप नुमा होता है,
और इसका प्रयोग करके हम खोल सकते हैं। सॉकेट स्पैनर से नहीं खोल सकते क्योंकि सॉकेट स्पैनर में होल नहीं होता और हमको स्पार्क प्लग खोलने के लिए होल वाला स्पैनर चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। पाइप रेंच बिल्कुल नहीं। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टमी बार हैंडल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम स्पार्क प्लग को खोलते हैं तो उसके अंदरूनी भाग जो ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर होता है उसके अंदरूनी भाग खोखला होता है और उसके ऊपर एक होल बना होता है। उस होल में हम कभी कभी पेचकस या स्क्रू ड्राइवर को डाल के घुमा देते हैं। पर यदि वो नहीं है तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एक टमी बार हैंडल आता है, ठीक है। उसको डाल के आप टमी बार हैंडल को डाल के आप ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर को खोल सकते हैं या घुमा सकते हैं। समझ गए आप लोग? या नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार मोटरसाइकिल के गैरेज में जाइए और उनको खोलते हुए देखिए। कुछ चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41। चेन रेंच का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ चेन शब्द जुड़ा हुआ है, रेंच जुड़ा हुआ है, तो ये पाइप रेंच का बड़ा भाई है, ठीक है। पाइप रेंच का प्रयोग हम छोटे आकार के पाइप को खोलने के लिए करते हैं और जहाँ बड़े बड़े व्यास के आकार की पाइप हो वहाँ खोलने के लिए हम चेन रेंच का प्रयोग करते हैं। या होता है किस टाइप से, इस टाइप से होता है, ये इस टाइप से, और यहाँ पे बहुत लंबे एक चेन लगा रहता है और बीच में पाइप आ जाता है और फिर चेन को यहाँ पे फंसा देते हैं और ये पूरे पाइप के पूरे बॉडी को जकड़ लेता है और उसको खोलने में आसान कर देता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ दोस्तों? बड़े व्यास के पाइप को पकड़ने के लिए, ठीक है। हेक्सागोनल रॉड को 90 डिग्री के कोण पर एक तरफ मोड़ कर बनाया जाता है, उस स्पैनर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हेक्सागोनल जो रॉड है ना, उसको मोड़ के इस टाइप से बना देते हैं, इस टाइप से। क्या बन गया? एलन की बन गया। क्या बन गया? एलन की। इसका प्रयोग हम एलन हेड बोल्ट को खोलने के लिए करते हैं। इस प्रकार जो बोल्ट होता है उसके अंदरूनी भाग में हेक्सागोनल हेड बना होता है, उसको खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राय स्क्रू ड्राइवर किस धातु का बनाया जाता है? क्रोबेनेडियम स्टील, निकिल, क्रो स्टील, यूनिवर्सल स्टील या स्टेनलेस स्टील? दोस्तों यहाँ पे क्रोबेनेडियम स्टील लगाएंगे क्योंकि बेनेडियम का जो गुण होता है वो फटिंग रेजिस्टेंस होता है, झटका सहन कर लेता है, स्प्रिंग एक्शन होता है, और क्रो का गुण होता है हार्ड भी होता है, देखने में सुंदर भी होता है। तो इसके लिए जब भी हम किसी स्पैनर को बनाएंगे, यदि आपको बेनेडियम दिखता है तो आप बेनेडियम के साथ जाइए और बेनेडियम बिल्कुल सही आंसर होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। अब आप 44 क्वेश्चन देखिए। पेचकस का साइज लिया जाता है। दोस्तों लोग बहुत ही कंफ्यूज रहता है इस क्वेश्चन को लेकर। पेचकस आप सबने देखा होगा, इस टाइप से इसके शैंक होता है, यहाँ से इसके टिप्ट होते हैं और इस टाइप से इसका हैंडल होता है। तो आपको हैंडल छोड़ देना है, हैंडल नहीं लेना है आपको ये शैंक की लंबाई, शैंक से टिप के अंतिम सिरा तक के लेना है, ठीक है। शैंक की लंबाई से हैंडल से टिप की लंबाई, हैंडल से टिप तक की लंबाई, शैंक की बेस से, ठीक है, कोई अन्य। तो आपको यहाँ पे शैंक की लंबाई से लेना है क्योंकि हैंडल आपको हटा देना है, तो आप जाएंगे इसके साथ, ठीक है। फ्लिप हेड स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड बना होता है। फ्लिप आपने देखा होगा किसी स्क्रू के हेड के ऊपर इस टाइप से बना होता है। आपको स्टार टाइप बोल सकते हो आप उससे, है ना, स्टार टाइप, जैसे मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया या टॉर्च हो गया, इस टाइप से चीज़ें जो छोटे छोटे स्क्रू होते हैं उसमें लगता है स्टार स्क्रू ड्राइवर, तो उसको बोलते हैं फ्लिप हेड स्क्रू ड्राइवर, ठीक है भाई। तो इसमें 4 फ्लूट्स वाला होता है। और क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। जहाँ पर अधिक तेज़ी से स्क्रू को खोलना या कसना हो वहाँ प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा रैचेट वाले स्क्रू ड्राइवर,
बहुत तेज़ी से आप दाएं या बाएं किसी दिशा में इसको घुमा सकते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं? जिस प्रकार से आप साइकिल के फ्री व्हील को घुमाते हैं, साइकिल के पहिए को घुमाते हैं तो एक दिशा में घूमती है, जब आप विपरीत दिशा में लेते हैं तो वो फ्री हो जाती है। इसी प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं। और इसका जो ऑप्शन है उसको देखिए, फ्लिप हेड स्क्रू ड्राइवर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, रैचेट स्क्रू ड्राइवर। तो आप इसमें रैचेट को सही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, पेचकस को पकड़ने का सही तरीका क्या है? तो दोस्तों पेचकस को कैसे पकड़ते हैं? हथेली के सहायता से पकड़ना चाहिए, ठीक है। इसको भी आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आप एक पेचकस को लीजिए, आप उसकी जो प्रेशर है आपके हथेली में होना चाहिए, तो आपका सही पकड़ना होगा, नहीं तो फिर वो गलत माना जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, प्लायर्स की धातु होती है, ठीक है, क्रोबेरिलियम स्टील, निकल क्रो स्टील, शेयर स्टील या कास्ट स्टील। दोस्तों जहाँ भी काटने पीटने वाले कोई टूल्स बनाना है आपको, ठीक है, वहाँ पे आपको कास्ट स्टील लगाना है, ठीक है। जैसे आपको फुलर्स बनाना है, कटिंग प्लायर्स बनाना है, तो आप कास्ट स्टील को सही आंसर लगाइए या कास्ट स्टील को चुने, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, प्राय सही प्रकार के कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्लायर है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा प्लायर है जिसका प्रयोग सब जगह यूज होता है? साइड कटिंग प्लायर। और ये ज़्यादातर लोग अपने घर में एक निश्चित तौर पर रखते हैं और इसका प्रयोग हम सभी काम के लिए कर सकते हैं। आप रॉड को पकड़ सकते हैं, आप कटिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः प्लायर्स किस साइज में मिलता है? तो दोस्तों प्लायर का साइज कहाँ से लिया जाता है? ये प्लायर है,